Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. राजधानी दिल्ली, राजनीति का गढ़। यहां के गली, गुंबद और किले सदियों से राजनीतिक उथल पुथल के गवाह रहे हैं। जब मामला सियासत का हो तो क्या दोस्त, क्या बेटा और क्या ही भाई। गैरों से ज्यादा यहां की मिट्टी में मिला है अपनों का ही रक्त। फिर एक बार जीवन में आओ ओ शिकोहो, अब ऐसा कोई नया नाम लेकर जो तुम्हारी किस्मत से पल पल झगड़ता न रहे। ऐसा नया नाम लेकर आओ ओ शिकोहो जिससे दुनिया के औरंगजेब दहशत न खाएं। मुगलिया सल्तनत 16वीं सदी से 18वीं सदी तक हिंदुस्तान की हुक्मरान रियासत। पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में काबुल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्कन में कावेरी तक पूरे 10 करोड़ की आबादी पर इनकी बादशाहत कायम थी। लेकिन मुगल शहजादों को पूरे हिंदुस्तान की चादर भी पैर फैलाने के लिए कम पड़ती थी और सत्ता की लड़ाई में सभी शहजादे एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते थे। मुगलिया सल्तनत में पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दी के लिए खींचतान एक आम बात थी। ऐसी ही एक उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ी शाहजहां के बेटों के बीच। अला आजाद अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, मुगलिया सल्तनत के 5वें बादशाह। दक्कन के राज्यों के खिलाफ उन्होंने कई जंगें लड़ी और रियासत को बढ़ाने के चक्कर में शाही खजाने खाली भी कर डाले। फिर भी उनके राज में मुगल वास्तुकला को काफी बढ़ावा मिला और शाहजहां का नाम लाल किला, जामा मस्जिद, लाहौर किला और खासकर ताजमहल जैसी इमारतों के साथ अमर हो गया। इनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र उनका दारा सिको, उसके बाद शुजा, फिर औरंगजेब और फिर मुराद। यूं तो ये जंग चारों ही शहजादों के बीच छिड़ी, लेकिन इसके मुख्य खिलाड़ी सिर्फ 2 थे। एक तरफ थे सूफियाना मिजाज के दारा शिकोह और दूसरी तरफ तेज तर्रार अबुल मुजफ्फर मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। किले की इन 4 दीवारियों के भीतर सभी राजकुमारों का पालन पोषण राजसी परंपरा के अनुसार ही हुआ। लेकिन इतिहासकारों की माने तो ऐसा प्रतीत होता है कि बचपन से ही दोनों भाइयों में काफी मनमुटाव था और उनकी शख्सियत भी एक दूसरे से काफी अलग थी। औरंगजेब जो था वो बड़ा कुछ स्टॉन्च किस्म का मुसलमान था और वो ये समझता था कि जिस तरह की जिंदगी दारा शिकोह गुजार रहा है और जो प्रीचिंग उसकी हैं उससे कहीं ऐसा ना हो कि इस्लामी डिस्टॉर्ट हो जाए।
औरंगजेब को अपने भाइयों की आदतें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। उन्हें लगता था कि दारा शिकोह एक सच्चे मुसलमान नहीं है, लेकिन उनके इल्जामों की वजह शायद उनकी और औरंगजेब के बीच की प्रतिस्पर्धा थी। अगर इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो दारा शिकोह का नाम बड़े ही आदर से लिखा पाएंगे। दारा शिकोह अपने ज़माने का बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उसका एक स्पेशलाइज फील्ड था और उसकी जो दिलचस्पी थी, जो उसका इंटरेस्ट था, वो ज़्यादातर रिलीजियस जो राइटिंग्स थी, ख़ास तौर पर नॉट ओनली मुस्लिम रिलीजियस राइटिंग्स बट ऑल्सो हिंदू रिलीजियस राइटिंग ऑल्सो। तो इसमें उसका इंटरेस्ट था और उसका एक कॉन्सेप्ट था एक मिक्स कल्चर का। औरंगजेब के कट्टरपन पर तो इतिहास उंगली उठाता रहा है, लेकिन इस बात में दो राय नहीं कि औरंगजेब बचपन से ही एक खूंखार लड़ाके थे। उनकी शेरदिल शख्सियत बचपन की एक घटना से साफ उभर कर आती है। एक बार हाथी के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उस हाथी को कंट्रोल करने के लिए औरंगजेब को बुलाया गया। यह कहा जाता है कि औरंगजेब ने उस हाथी को अकेले ही कंट्रोल कर लिया। कहते हैं इंसान की सोच परिस्थितियों के ढांचे में ढली होती है, और ये शायद उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां ही थीं जो औरंगजेब को अपने ही खून के खिलाफ ले जा रही थी। जहां औरंगजेब और बाकी भाई मैदान जंग में अपना कौशल दिखा रहे थे, वहीं दारा शिकोह काव्य, साहित्य और सूफी किताबों में अपना पूरा ध्यान लगा रहे थे। यहां तक कि उन्होंने उपनिषद भी पढ़े और कितने ही हिंदी ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी किया। उनकी सबसे मशहूर रचना मजमाउल बहरीन के नाम से जानी जाती है। आपने बहरीन कंट्री का नाम सुना होगा। वो क्या है? बहरीन इज ए गल्फ वेयर टू ओशंस, इंडियन ओशन एंड अरब ओशन, दे मीट ईच अदर। अरब मीन्स इस्लाम एंड इंडियन ओशन मीन्स हिंदुइज्म, उपनिषद वगैरह वगैरह। तो इसलिए उसने अपना नाम रखा बहरीन उस किताब का। जहां एक तरफ इन महलों की दीवारों में दारा का संगीत, कला और शायरियां गूंजती थीं, वहीं दूसरी तरफ किले के मैदानों में औरंगजेब के तलवार और भाले की आवाज खनकती थी। दारा शिकोह एक कला प्रेमी था और औरंगजेब एक मजे हुए योद्धा। और जैसे जैसे दोनों बचपन से युवावस्था की ओर बढ़ते गए, दोनों के बीच के फासले भी बढ़ते गए। जहां इतना बड़ा राजपाट दांव पर हो और जहां साफ उत्तराधिकार ना हो, बल्कि हर भाई को अपनी काबिलियत, अपना कौशल सिद्ध करना पड़े और दूसरे को नीचा दिखाना पड़े, वहां ईर्ष्या, द्वेष और आपसी संबंधों में कड़वापन होना स्वाभाविक ही है। मुगल साम्राज्य के हालात जाने किसके हाथ में सत्ता की बागडोर देखना चाहते थे। कहीं भी उत्तराधिकार के प्रश्न का सही एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया कि उत्तराधिकार कौन बनेगा। पिता की मृत्यु के बाद क्या सबसे बड़ा बेटा बनेगा या दूसरा बनेगा, या पिता को यह अधिकार होगा कि वो किसी को अपना उत्तराधिकारी चयन करे। सन 1642 में अपने दरबार में शाहजहां ने दारा को शहजादा बुलंद इकबाल का खिताब देकर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उस समय तो औरंगजेब ने अपने इस अपमान का दर्द सीने में दफन कर लिया, लेकिन 2 साल बाद उनकी बहन जहान नारा के साथ हुई एक दुर्घटना ने उनके और पिता शाहजहां के बीच की दूरी और भी बढ़ा दी। जहां नारा जब वो रात में जा रही थी तो उनके पल्लू में आग लग गई। आग लग जाने के बाद बहुत सारे लोग आए और उन्हें सांत्वना दिया और देख कर भी गए। लेकिन औरंगजेब 3 वीक के बाद आता है और जब वो आता है तो अपने सैनिक लिबास में ही अपने पिता के पास उपस्थित हो जाता है। बहन का हाल पूछने में हुई देरी औरंगजेब को महंगी पड़ी। सैनिक लिबास में परिवार से मिलना मुगल तौर तरीकों के अनुसार बहुत बड़ी बदतमीजी थी। शाहजहां का दारा की तरफ लगाव और औरंगजेब से मतभेद बढ़ता जा रहा था। उस काल में जो मुख्य युद्ध को चलाने वाले गाइड होते थे, उनको एक लाल रंग का टेंट दिया जाता था। शाहजहां ने वो लाल रंग का टेंट का अधिकार भी औरंगजेब से छीन लिया। औरंगजेब पर एक के बाद एक ज्यादतियां बढ़ती गईं। उन पर 7 महीनों के लिए मुगल दरबार में आने से पाबंदी लगा दी गई। यही नहीं,
छोटी मोटी गलत फहमियों और गलतियों की वजह से मुल्तान और सिंध के गवर्नर का ओहदा भी उनसे छीनकर दारा को दे दिया गया। और जब जंग शुरू हुई तो इन सब नाइंसाफियों की दारा और शाहजहां को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दारा शिकोह की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो मुगल दरबार के महफूज दायरे से बाहर बहुत कम कदम रखते थे, जबकि औरंगजेब मैदान जंग के मजे हुए खिलाड़ी थे। शहजादा बुलंद इकबाल तो दारा शिकोह पहले ही थे, लेकिन इस नए शाही फरमान के बाद शाह बुलंद बनकर मुगल सल्तनत की गद्दी पर उनकी पकड़ अब और भी मजबूत हो गई थी। जब किले की चार दीवारी के भीतर शाहजहां अपनी बीमारी के दिन काट रहे थे, वहां दारा शिकोह दिन रात उनकी तीमारदारी में लगे हुए थे। लेकिन किले की इन दीवारों के बाहर अफवाहें उड़ान भर रही थीं, शाहजहां की मौत की अफवाहें। जबकि तीनों भाई मुराद, सूजा और औरंगजेब, इनको यह लगने लगा कि दारा जानकर इस बात को छुपा रहा है क्योंकि उसे खुद शहंशाह बनना है, और यहां से अगर देखा जाए तो युद्ध का बीजारोपण, उत्तराधिकार के प्रश्न की लड़ाई यहीं से शुरू हो जाती है। फिर शुरू हुआ एक घमासान युद्ध जिसने मुगल खानदान के कई चिराग हमेशा के लिए बुझा दिए। जब छोटे युवराज शाह शुजा ने खुद को बंगाल का राजा घोषित कर दिया, तब दारा के कहने पर शाहजहां ने अपनी एक फौज शाह शुजा के खिलाफ रवाना कर दी और दूसरी मुराद के खिलाफ। मुराद और औरंगजेब के साथ यह तय हुआ कि युद्ध जीतने के बाद जब औरंगजेब वहां का शहंशाह बनेगा या मुराद, तो वो पूरे भारत को दो हिस्से में बांट लेंगे, एक पार्टीशन हो जाएगा। तो ये एग्रीमेंट उन दोनों के बीच हो गई, लेकिन ये दारा को पता नहीं था। दारा को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और अपनी बची खुची फौज लेकर वो आगरा से 16 किलोमीटर दूर यमुना नदी के दक्षिणी छोर की ओर सामूगढ़ लौट आए, जहां औरंगजेब ने उन पर एकाएक हमला कर उन्हें अचरज में डाल दिया। सामूगढ़ में दारा को औरंगजेब और मुराद दोनों के फोर्सेस को फेस करना पड़ा, जिसमें औरंगजेब के सैनिकों का मनोबल अत्यंत बढ़ गया। औरंगजेब के खेमे से मुराद बख्श ने अपने मुगल घुड़सवारों के साथ दारा के साथी हाड़ा राजपूतों पर आक्रमण कर दिया। एक तरफ थे मुराद के जांबाज सेनानी और दूसरी तरफ पराक्रमी राजपूत योद्धा। मुकाबला टक्कर का था और इस संघर्ष में मुराद बख्श ने अपने तीरों से राजपूतों के सेनाध्यक्ष को मार गिराया। अब राजपूतों का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं बचा था। दारा की सेना का एक अहम मोहरा गिर चुका था। ये माना जाता है कि युद्ध के दौरान ही जब दारा को एक खबर मिलती है कि उसका जो मेन लीडर है जो उसको लेकर आगे बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं हार रहा है, इसलिए जो हाथी के ओहदे पर वो बैठा हुआ था वो ये नहीं समझा कि सारी जनता जो उसकी है वो उसको देख रही है और ये मान रही है कि हमारा राजा युद्ध में है, हमें लीड कर रहा है। वो अचानक वहां से हट जाता है और एक घोड़े पर जल्दी पहुंचने के लिए वो आ जाता है। इसके बाद जो उसकी जनता थी या उसके सैनिक थे वो मानते हैं कि राजा जो है वो कहीं गायब हो गया या तो वो मारा गया। इसके बाद वो सारे डिस्करेज हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं और वो वहां से युद्ध से भाग जाते हैं। और अब मुगल सिंहासन औरंगजेब की पहुंच में था। एक एक करके औरंगजेब ने अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय कुछ बहुत सारे इमोशंस थे जो शाहजहां के साथ जुड़े हुए थे। इसलिए औरंगजेब ने एक चाल खेली और उसने फोर्ट के अंदर पानी को रोक दिया कि किसी प्रकार पानी ना पहुंचे। जब पानी नहीं पहुंचा तो नेचुरली जितनी भी सेना उसके अंदर थी उन्होंने औरंगजेब को सरेंडर कर दी और उसने शाहजहां को कैद कर लिया। छल, कपट, गद्दारी, सत्ता की होड़ में औरंगजेब ने हर चीज का सहारा लिया। अपने दूसरे भाई शाह शुजा के साथ भी उन्होंने दिखावे के लिए हाथ मिला लिए, लेकिन मौका पाते ही
उन्हें उनके राज्य बंगाल से खदेड़ दिया। अब औरंगजेब और हिंदुस्तान के सिंहासन के बीच सिर्फ एक ही कांटा बाकी था, दारा शिकोह। सामूगढ़ के युद्ध के बाद दारा को किसी प्रकार से भारत में पनाह नहीं मिल रही थी। वो सोचा कि यहाँ से भारत से कहीं दूर जो है वहाँ निकल जाए और वहाँ से अपनी एक सेना इकट्ठा करने के बाद फिर से वो सत्ता को हासिल करे। तो वो सबसे पहले लाहौर जाता है, लाहौर के बाद वो सिंध जाता है, सिंध के बाद गुजरात आता है, गुजरात के बाद अजमेर आता है। यानी वो ये राह ढूंढ रहा था किस प्रकार से सत्ता को हासिल किया जाए। उधर औरंगजेब ने एक और घिनौनी चाल चली। जब तारे गर्दिश में हों तो दोस्त बहुत सोच समझकर चुनने चाहिए, पर दर दर की ठोकरें खाते हुए दारा के पास कोई चारा नहीं बचा था और आखिर में उन्होंने उस आदमी से हाथ मिलाया जिस पर भरोसा करने की कीमत उन्हें अपनी जान से चुकानी पड़ी। जब दारा शिकोह ईरान जा रहे थे और फिर उन्होंने ये आइडिया बदल कर अफगानिस्तान जाने लगे तो उनकी मुलाकात फिर मालिक जवान से होती है और मालिक जवान पर उनको विश्वास हो जाता है, ये सोचते हुए क्योंकि उन्होंने इनके जीवन की रक्षा की थी। 2 बार उसके पिता के कहने पर कि उसके हाथी के पैरों के तले उनको कुचल दिया जाए, दारा शिकोह कहने पर उनको मुक्त कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया था। सत्ता भी क्या अजीब चीज है कि बेगानों का सहारा लेकर लोग अपनों को मार गिराना चाहते हैं। दारा की पत्नी और उनके बेटे सिपाह शिकोह ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि मलिक जवान जैसे चोर उचक्कों पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन अब दारा के सर पर भी भूत सवार था। और रात के अंधेरे में मलिक जवान ने अपने कुछ आदमियों के साथ अपनी शरण में आए दारा शिकोह पर हमला बोल उन्हें और उनके बेटे सिपाह शिकोह को बंदी बना लिया। उसने देखा कि दारा शिकोह के पीछे कोई ज़्यादा बड़ी सेना नहीं है, सिर्फ 200-300 लोग हैं, तो उसने उनको हवाले कर दिया। बाद में दिल्ली पहुंचा दिया हाथी पे बिठा करके। एक बार फिर शाहजहानाबाद यानी दिल्ली का यह किला सियासत का रंगमंच बन गया। किले का शहजादा अब किले के ही तहखानों में कैद था और ऊपर लगे शाही दरबार में उसकी किस्मत का फैसला लिया जा रहा था। कुछ लोगों का मत था कि दारा को ग्वालियर में बंदी बनाकर रखना चाहिए, लेकिन कुछ चाहते थे कि औरंगजेब की इस जीत और दारा की इस हार की नुमाइश शहर भर में की जाए। फिर औरंगजेब ने जो किया उससे पूरा किला शर्मसार हो गया। वो चाहते तो दारा को बख्श सकते थे या फिर दारा को एक इज्जत की मौत भी दे सकते थे, लेकिन वो लोगों में अपने कहर की ऐसी दहशत फैलाना चाहते थे कि फिर कोई बागी उनके सामने सर उठाने की जुर्रत न करे। फ्रांसिस बर्नियर करके एक ट्रैवलर था, वो वहाँ मौजूद था जब दारा शिकोह को दिल्ली में घुमाया जा रहा था उस हाथी पे बिठा के। कहते हैं कि बहुत ही मरा गिरा सा हाथी था, जबकि दारा बैठते थे बाहर पेरू से आए हुए हाथियों पे, और हाथियों की क्या शान होती थी। ना ही उनके गले में शहजादा हिंदुस्तान का मोतियों का हार था, ना ही सर पर शाही पगड़ी और ना ही तन पर राजसी पोशाक। शहर की जनता अपने प्यारे शहजादे की इस हालत पर छाती पीट रही थी, लेकिन किसी में औरंगजेब से लोहा लेने की हिम्मत नहीं थी। इस तरह से आम आदमी रो रहा था, चिल्ला रहा था, पर कोई अपनी तलवार नहीं निकाल पाया। बहुत लोग थे वहाँ, बहुत सारे सूफी और संत और साधु भी थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो गालियाँ दे रहे थे। लेकिन क्योंकि तलवार क्यों नहीं उठ पाई, विद्रोह क्यों नहीं हो पाया दारा को बचाने के लिए? क्योंकि पीछे एक बड़ा कमांडर ये छुरा लेकर उनके साथ ही बैठा हुआ था कि कोई भी हरकत होगी तो पहले तो दारा का सिर कटेगा और जो हरकत करेगा वो तो जाएगा ही। औरंगजेब को यह उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली की जनता दारा शिकोह के लिए इतने आंसू बहाएगी।
कहीं ये सहानुभूति विद्रोह में ना बदल जाए, इसलिए औरंगजेब ने दारा का वजूद दिल्ली के दिल से हमेशा के लिए ही मिटा दिया। ये काम नाजिर नाम के एक गुलाम को सौंपा गया, जिसे जाने अनजाने में दारा एक बार अपमानित कर चुके थे। 30 अगस्त 1659 की रात किले के तहखाने में दारा शिकोह अपने बेटे के साथ दाल पका रहे थे और दारा के सहमे हुए बेटे की आंखों के सामने नाजिर ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया और औरंगजेब के हुक्म के मुताबिक दारा का सर हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया। शांत और सुंदर हुमायूं के इस विशाल मकबरे की परछाइयों में अगर झांकें और इतिहास की परत उतारकर थोड़ा अंदर बढ़ें, तो हम पाएंगे कि इन अनजान कब्रों के साथ एक और भूली हुई कब्र में कहीं दफन है एक ऐसी दास्तान जिसके पन्ने लाल हैं रक्त से।